नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट के बारे में। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि इस वीडियो के अंदर बहुत सारे कंपनीज के इंफॉर्मेशन के साथ-साथ उसके कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट भी आपके साथ शेयर करूँगा, जो पॉइंट्स मेरे हिसाब से आपको जरूर देखना चाहिए। तो चलो एक-एक करके सारी डिटेल्स क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहले आप इस चैनल में नए आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और कंटिन्यूसली इस तरीके से वीडियो पाने के लिए टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक अवेलेबल है। तो फर्स्ट जो कंपनी के बारे में डिस्कशन करूंगा उसका नाम है इंटर ग्लोबल एविएशन, जिसको हम लोग इंडिगो नाम से जानते हैं। देखिए एयरलाइंस इंडस्ट्रीज में जितने सारे कंपनीज है वो सारे कंपनी को टक्कर देने वाला अकेला इंटर ग्लोबल नंबर 1 पोजीशन में है, क्योंकि इस कंपनी के देखा जाए तो बिजनेस मॉडल के हिसाब से और कंपनी जिस तरीके से काम कर रहा है वो कुछ आपको पॉजिटिव दिखेगा। फिर भी इस कंपनी कंटिन्यूसली लॉसेस में है। किस तरीके से लॉसेस में है, चलो सबसे पहले वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो कंपनी के सेल्स में कुछ कमियां देखने को नहीं मिलेगा। कंपनी हर सालों में सेल्स को बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? एक्सपेंस भी कम है। ऐसे नहीं कि कंपनी के एक्सपेंस भी ज्यादा हो रहा है, एक्सपेंस कम है। कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे तो कंपनी लास्ट कुछ फ्यू क्वार्टर्स में कंटिन्यूसली लॉस करते आए थे। कोविड के पूरा टाइम में कंपनी लॉस की, क्योंकि उस टाइम इसका जो बिजनेस है टोटली बंद था। एक दो फ्लाइट ही ओपन था, बाकी सारे के सारे फ्लाइट बंद किया गया था। तो इसके चलते कंपनी के ऊपर बिग लॉसेस हुआ था और कंपनी धीरे धीरे करके प्रॉफिटेबिलिटी में आया। और कंपनी यहाँ पे देख सकते हैं कि 3000 करोड़ के आसपास इस बार कंपनी प्रॉफिट की है। अभी सबसे मजेदार बात है कि कंपनी के इस बार जून का रिजल्ट आया, तो सितंबर का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट कब आएगा? सितंबर का रिजल्ट आने वाला है 14 नवंबर। तो 14 नवंबर में कंपनी यहाँ पे रिजल्ट पब्लिश करने वाला है। तो मेरे हिसाब से इस दिन कंपनी के ऊपर क्लियर कट कुछ रीजन मतलब कुछ परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारे रिपोर्ट्स के माध्यम से ये भी बताया गया है बहुत सारे इंटरनेशनल फ्लाइट्स न्यू ओपन किया गया है और कुछ डोमेस्टिक फ्लाइट्स भी न्यू ओपन किया गया है, जिसके चलते कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी का ग्रोथ जो है वो बढ़ सकते हैं। अभी इस कंपनी के ऊपर जो फ्यूचर में जो पोजीशन है वो किस तरीके से देखने को मिला है। अगर मैं बैलेंस शीट के बारे में बात करूं तो रिजर्व देखिए नेगेटिव में चला गया और कर्जा बहुत ज्यादा कर्जा है। कंपनी कर्जा किस बेसिस पे लिया? कंपनी कर्जा एक्चुअली लिया लॉन्ग टर्म के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए और लीज लाइबिलिटी के लिए। देखिए लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी का कर्जा ना के बराबर है। अभी तो कंपनी का लॉन्ग टर्म कर्जा जीरो के आसपास है, शॉर्ट टर्म कर्जा ज्यादा है और सबसे ज्यादा कंपनी का लीज लाइबिलिटी है। तो देखिए लीज लाइबिलिटी भी एक कर्जा ही होता है, क्योंकि देखिए मान के चलिए आप दुकान एक मतलब भाड़े पे लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डिपॉजिट मनी करना पड़ेगा, तो वही आपके लिए लीज लाइबिलिटी बन सकता है। तो कंपनीज के जो इन्वेस्टर है उसमें देखिए प्रोमोटर, एफआईएस, डीएस, पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है। और सबसे बड़ी बात है कंपनी का सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा खासा देखने को मिल सकता है, क्योंकि उसका एक रीजन भी है। जैसे आप देखेंगे एफआईएस के पास 19% का होल्डिंग था, अभी इस बार दिखा रहे हैं 20% के आसपास। इसका मतलब इस टाइम कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट बढ़ा, जैसे डीएस ने भी होल्डिंग्स बढ़ाया 10% के होल्डिंग 13.5% के आसपास होल्डिंग देखने को मिला है। तो इसका मतलब इंस्टीट्यूशन माल खरीदारी कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो बड़ा होने का चांसेस है। उल्टा देखिए प्रोमोटर खुद का स्टेक को बेच रहा है, जो 71.92% होल्डिंग था वो घट के हो चुके हैं 63.25%। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा स्टेक यहाँ पे बेचा जा रहा है। तो कुछ वोलेटिलिटी सिचुएशन हमेशा देखने को मिलता है, जिसका चार्ट पैटर्न आपको देखने के ही मिलेगा। तो अगर मैं इस कंपनी के कुछ डिटेल्स डेटा दिखा दूं तो लास्ट कुछ फ्यू डेज में कंटिन्यूसली बाइंग होता जा रहा है। कंटिन्यूसली बाइंग मतलब 60 टू 70% का यहाँ पे मैसिव जंप देखने को मिला है। तो इस बात को आपको याद रखना है। और रही बात चार्ट पैटर्न का, तो मैंने आपको एक मेंशन किया था कि बार बार जब इस रेजिस्टेंस को वो बार बार फेस कर रहा था, सॉरी इस सपोर्ट को वो बार बार फेस कर रहा था, और सपोर्ट कहा किस तरीके से बन रहा था आप ध्यान से देखना। कंपनी का प्रीवियस सपोर्ट के हिसाब से देखा तो ऊपर गया, उसके बाद देखिए नीचे आने का जो कोशिश किए वहां पे कंपनी एक सपोर्ट क्रिएट किया और सपोर्ट ने ऊपर थोड़ा सा जाने के बाद फिर से सपोर्ट क्रिएट किया और उसके बाद फिर से ऊपर जाने के बाद फिर से सपोर्ट। यहाँ पे 3 बार सपोर्ट हुआ और यहाँ पे एक पैटर्न जो है वो कुछ डब्ल्यू जैसे पैटर्न क्रिएट हुआ, तो जिसके चलते है एक ब्रेकआउट भी हुआ और फाइनली वो ब्रेकआउट होने के बाद
एक ऊपर जाने का कोशिश कर रहा था इस लेवल को, और ए लेवल कंपनी के लिए प्रीवियस एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और वही रेजिस्टेंस अभी कंपनी के लिए सपोर्ट बन चुके हैं। देखिए सपोर्ट तो बना, अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कंपनी के ऊपर, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करना, कंपनी के ऊपर जितने तेजी से वो बाइंग हो रहा था उससे कई गुना ज्यादा यहाँ पे सेल ऑफ देखने को मिला है। अभी इतना सेल ऑफ क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं पहले बोल चुका, प्रोमोटर खुद माल बेचकर भाग रहा है, तो एक प्रेशराइज कंपनी के ऊपर बन रहा है, तो जिसके चलते मुझे लगता है एक सेल ऑफ हो रहा है। अभी देखना यह है कि कंपनी इस रेंज के नीचे क्लोजिंग देता है कि नहीं। अगर इस रेंज के नीचे क्लोजिंग देता है तो सोच लेना एक प्रेशराइज देखने को मिलेगा, और मुझे लगता है जो प्रीवियस इसका स्ट्रांगली सपोर्ट है उस सपोर्ट तक वो आ सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर कोई नया ट्रेड लेना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। बाकी आप इस कंपनी के ऊपर क्या राय रखते हैं मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है एंजल वन। देखिए मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी टेलीग्राम में अपडेट दिया था जब इस कंपनी के ऊपर मैंने एंट्री लिया था, और फाइनली वो एंट्री को वो टारगेट के हिसाब से अचीव कर चुके हैं। अभी टारगेट कहाँ पे बना, किस बेसिस में बना, वो मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। देखिए मैंने कहाँ पे एंट्री लिया था, एंट्री किस बेसिस पे लिया। देखिए एक बार नहीं दो बार यहाँ पे क्या बना, एक शोल्डर बना, उसके बाद फिर से एक बिग हेड बना, फिर से एक शोल्डर क्रिएट हुआ। तो जब पैटर्न क्रिएट हुआ हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इसको कहा जाता है रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट होने के बाद फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था इस कैंडल का, और उसके बाद यहाँ पे क्लोजिंग भी हुआ था। और मैंने इस कैंडल के ऊपर एंट्री लिया और मैंने आपको बोला कि यहाँ पे टारगेट मिल सकता है, जब तक इस रेजिस्टेंस को ब्रेक ना करे तब तक टारगेट मिलना थोड़ा सा आसान नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ और फाइनली इस अचीव पिछले दिनों में ही टारगेट कंप्लीट हो चुके हैं, और मैंने आपको टेलीग्राम में अपडेट भी दे दिया टारगेट होने के बाद। देखिए जो ट्रेड मैं खुद लेता हूँ वो मैं आपके साथ इसीलिए शेयर करता हूँ क्योंकि आपको भी पता चले कि हाँ किस तरीके से एंट्री लेवल्स बनता है, किस तरीके से एग्जिट पॉइंट ढूंढना है। और रही बात इस कंपनी के ऊपर टारगेट लेने के पीछे दो कारण है। पहली बात, कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो शानदार आया था और इस बार तो सारे हाथ पार कर दिया। करीबन 1000 करोड़ के आसपास कंपनी सेल्स की, आज तक की सबसे ज्यादा सेल्स है। कोई सारे क्वार्टर्स को ढूंढकर देखूं तो किसी में भी 1000 करोड़ के ऊपर सेल्स देखने को नहीं मिला था। तो फर्स्ट टाइम 1000 करोड़ के आसपास सेल देखने को मिला, और एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे, उसके लिए कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा खासा देखने को मिला। 214 करोड़ से बढ़ के हो चुके 300 करोड़। तो यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो अच्छा खासा लेवल्स में यहाँ पे देखने को मिला है। और मैं जरूर कहूंगा यहाँ पे इस तरीके से प्रॉफिट होने के कारण कंपनी के ऊपर अपकमिंग टाइम्स में और भी ज्यादा ग्रोथ होने का चांसेस है। देखिए दो पॉइंट्स मुझे बेस्ट लगा। पहली पॉइंट ये है कंपनी का रिजल्ट अच्छा हुआ, दूसरी पॉइंट कंपनी के ऊपर देखिए रिजर्व जो है वो लगातार बढ़ते चले गए। इस बार भी कंपनी का रिजर्व बढ़ा। हाँ एक पॉइंट और भी ऐड हो गया, वो है कंपनी का कर्जा। करीबन करीबन कंपनी का कर्जा डबल के आसपास हो चुके हैं पिछले क्वार्टर के तुलना से। तो पिछले जो क्वार्टर आया था उस पिछले जो मतलब ईयर का जो एंडिंग पोर्शन था वहां पे जो कंपनी का जो कर्जा था उससे कई गुना ज्यादा कर्जा इस बार लिया गया। अभी कर्जा ज्यादा लिया गया तो इसके चलते ही कंपनी का तो गिरावट होने के चांसेस देखने को मिलता, बिल्कुल नहीं। कंपनी के ऊपर जो ट्रेड रिसीव हुआ, तो कंपनी का कितना ट्रेड रिसीव हुआ, करीबन 250-300 करोड़ के आसपास। तो कंपनी के ऊपर एक ही बात कहूंगा, कंपनी कर्जा लिया, फिर भी कंपनी कर्जा लेने के बाद भी अच्छा खासा सेल्स भी किए, प्रॉफिट भी किए, तो उस कंपनी के ऊपर चिंता करने का जरूरत नहीं। तो एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक, हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। तो मैं इस कंपनी के ऊपर थोड़ा सा बुलिश फील करता हूँ, और बाकी आपने क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। तो यहाँ पे जो कंपनी के जो कुछ लास्ट कुछ फ्यू डेज का जो डेटा है वहाँ पे वॉल्यूम देखिए, तो वॉल्यूम तो है मगर वॉल्यूम में उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं है। 40 to 30% के आसपास यहाँ पे वॉल्यूम देखने को मिला, कुछ खास वॉल्यूम यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। और ओवरऑल इस कंपनी के चार्ट पैटर्न तो मैंने पहले ही बोल चुका हूँ, और फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर एंट्री कोई नया फ्रेश एंट्री लेना थोड़ा सा रिक्सी होगा, क्योंकि कोई पैटर्न्स ना बने तब तक एंट्री लेना थोड़ा सा रिक्सी जोन हो सकते हैं। क्योंकि कंपनी जिस तरीके से जर्नी की है उस जर्नी में कभी ना कभी इस सिचुएशन में प्रॉफिट बुक शुरू होगा, तो इसमें प्रॉफिट बुक होगा तो करेक्शन होगा। अगर करेक्शन होने के बाद फिर से रिकवरी करे और रीबैक करे तो एक सोचिएगा एक बड़ा सा धमाका हो सकता है। बाकी आपके क्या राय है जरूर कमेंट करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है मदारसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड। देखिए मदारसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड इंडिया की एक पॉपुलर कंपनी बन चुके हैं।
क्योंकि ऑटो इंसुलेरिस इंडस्ट्रीज में मदरसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड दिग्गज दिग्गज कंपनी के साथ काम करते हैं। इसमें सबसे जो बढ़िया कंपनी है वो है मारुति। मारुति एक ऐसा कंपनी है जो मदरसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड के ऊपर सारे उसका जो गाड़ियां है, जितने सारे उसका मॉडल्स है गाड़ियां का, सारे मॉडल्स इसी कंपनी से मतलब जो वायरिंग्स का जो प्रोडक्ट है वो खरीदारी करते हैं। तो इसका मतलब इसके सबसे बड़ा कस्टमर है मारुति सुजुकी। उसके बाद हुंडई भी है, टाटा भी है, होंडा भी है, साथ ही साथ देखा जाए तो और भी अदर्स कंपनी है। तो मदारसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड के बारे में एक ही बात कहूंगा, कंपनी का जो मार्केट कैप है वो अलग लेवल का देखने को मिला। आरओसी आरओई तो बेस्ट है। कंपनी के जो सबसे जो इंपॉर्टेंस पॉइंट है वो सब हमेशा देखना चाहिए कि प्रोमोटर के पास कितना होल्डिंग्स है और कंपनी के 3 साल में किस तरीके से परफॉर्मेंस हुआ। 3 साल में अच्छा खासा कंपनी का आरओसी देखने को मिला, इबिटा मार्जिन भी ठीक है। और कंपनी के सबसे जो इंपॉर्टेंस पॉइंट है, कंपनी की इस तरीके से सिचुएशन चेंज होने के पीछे कारण कौन कौन सा है। अगर मैं इसके कारण दिखा दूं तो लास्ट कुछ डेज में कंपनी के ऊपर तगड़ा बाइंग किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, 94% का डिलीवरी उठाया गया। मुझे आज तक की जितने सारे कंपनीज है, मुझे इतना ज्यादा डिलीवरी किसी भी कंपनीज में एक दिन में मतलब उठते हुए देखने को नहीं मिला। कंपनी में इतना ज्यादा डिलीवरी उठाया गया, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो हो सकते हैं। वो मतलब क्या है मैं आपको चलो यहाँ पे चार्ट पैटर्न में दिखा देता हूँ। देखिए कंपनी का रिजल्ट कुछ दिनों के बाद ही आने वाला है। करीबन करीबन रिजल्ट जो है वो 29 नवंबर में यहाँ पे रिजल्ट आने वाला है। तो मेरे हिसाब से अच्छा खासा यहाँ पे जो रिजल्ट है वो आने वाला है, उसी के शायद पहले से ही एक अंदाजा दिखने को मिला है। क्योंकि जिस तरीके से कंपनी के ऊपर एक धमाका परफॉर्मेंस देखने को मिला लास्ट कुछ फ्यू डेज में, तो अच्छा खासा वॉल्यूम हो ही रहा था। उसके साथ साथ 20 तारीख को मतलब पिछले दिनों में मार्केट क्लोजिंग होने के बाद करीबन 94% के आसपास डिलीवरी उठाया गया। एक अलग लेवल का डिलीवरी है, जिसके चलते मुझे लगता है कंपनी में अपकमिंग टाइम्स में अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस भी बढ़ जाएगा। क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूं, कंपनी अलग लेवल का रिजल्ट पब्लिश किया, कंटिन्यूसली खुद का सेल्स जो बढ़ते जा रहा है। मुझे लगता है सितंबर क्वार्टर में भी कंपनी के रिजल्ट अच्छा आने का चांसेस भी है। सेल्स बढ़ने के कारण कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ चुके हैं। अभी एज ए इन्वेस्टर ध्यान देना इस चीज को, तो प्रोमोटर के बाद एफएसडीएस पब्लिक वो क्या कर रहा है, सबसे पहले वो देख लीजिए। देखिए सितंबर का डेटा आ चुके हैं, तो देखिए इंस्टीट्यूशन खुद यहाँ पे होल्डिंग्स को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। प्रोमोटर भी 0.01% के आसपास होल्डिंग को बढ़ाया है, एफएस ने भी बढ़ाया और डीएस ने भी बढ़ाया। सॉरी, डीएस ने कुछ छोटा मोटा स्टेक यहाँ पे बेचा और पब्लिक के पास भी होल्डिंग्स को बढ़ते हुए देखने को मिले। तो मुझे लगता है कुछ सिचुएशन कुछ पॉजिटिव आने वाला है, जिसके चलते है इंस्टीट्यूशन पहले से ही इस कंपनी के ऊपर निवेश कर रहे हैं। देखिए हम लोगों को अंदर की बात पता नहीं होता, जो लोग इनसाइडर ट्रेडर होते हैं उसको पता है कि कंपनी के ऊपर क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। वो पहले से ही एंट्री ले लेते हैं और हम लोग बाद में एंट्री लेकर फंस जाते हैं। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, पहले से अगर आपको जानकारी मिले कि हाँ सिचुएशन कुछ अलग हो सकते हैं, तो इस कंपनी के ऊपर स्टडी कर सकते हैं। तो रही बात इसका चार्ट पैटर्न का, तो मैंने एक पैटर्न क्रिएट किया, मतलब पैटर्न बना कप विथ 100 का। तो फाइनली वो ब्रेकआउट तो किया, मगर ब्रेकआउट कंफर्मेशन नहीं हुआ। तो कंफर्मेशन होने के लिए मुझे इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग चाहिए, तभी मैं एंट्री लूंगा। और मेरा जो टारगेट रहेगा वो करीबन 80 रुपीज के आसपास। तो इस टारगेट को लेकर मैं चलूंगा, जब तक यहाँ पे ब्रेकआउट ना हो तब तक मैं एंट्री नहीं लूंगा। और एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि जिस तरीके से आप एक हैमर जैसे कैंडल क्रिएट किया और उसके बाद अपटेन जैसे फीलिंग्स दिखाया, तो मुझे लगता है इजीली वो इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा और बड़ा सा एक टारगेट बन सकता है। बाकी आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करें उसका नाम है बीसीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। देखिए बीसीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 2022 में नवंबर मंथ में, मतलब एक साल पहले देखा जाए तो 307 के आसपास कंपनी का शेयर चला था। आज कितना, आज करीबन 550 के आसपास शेयर चल रहा है। तो यहाँ पे जो जर्नी हुआ, इस तरीके से जर्नी होने के बाद बोर्ड ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया, वो क्या है, स्प्लिट का। तो कंपनी स्प्लिट देने का अनाउंसमेंट कर चुके हैं। हर एक के बदले कंपनी आपको 10 शेयर स्प्लिट के हिसाब से देने वाला है। तो इस बात को याद रखना, ऐसे नहीं कि इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले मैं बार बार बोलता हूँ कि स्प्लिट और बोनस दर है, इसके चक्कर में फंस मत जाना, उस कंपनी के ऊपर रिसर्च करके काम करना। तो ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था। कोई भी बाई एंड सेल करना है आपको, तो आपके रिसर्च के हिसाब से, आपके स्टडी के हिसाब से, आपके जो मतलब आपका जो इन्वेस्टमेंट मतलब एडवाइजर है उसके साथ बात करके ही काम करना।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।